दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, जिसकी नौकरशाही उसका चुनाव, क्या यही भारत में पिछले 10-12 सालों से एक रवायत की तरह बन गया है? पहले भी ऐसा होता था, कई राज्यों में होता था कि जिसकी सरकार चुनाव के वक्त राज्य में है वही पार्टी जीत कर आती थी। लेकिन पहले जो होता था, अब वो फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। और खासकर बहुदलीय गठबंधन के दौर में जब ये देश 1977 के बाद प्रवेश किया, खासकर 1989 के बाद प्रवेश करता हुआ दिखा, उसके बाद की परिस्थितियों में यदि राज्यों में सरकारें रिपीट हो रही है तो बहुत लोगों की नजर में एक चमत्कार है। लोकतंत्र का चमत्कार है, मशीनों का चमत्कार है, सिस्टम का चमत्कार है, या फिर जनता को लाभार्थी चेतना में बदलने से उत्पन्न परिस्थितियों का चमत्कार है। जरा आज इसे देखने की कोशिश करते हैं। दरअसल सवाल राहुल गांधी ने उठाए, संसद के अंदर उठाए, महाराष्ट्र चुनाव पर उठाए, और एक बहुत पते की बात राहुल गांधी ने जो कही कि आखिर लोकसभा से विधानसभा चुनाव के बीच जब महज साढ़े 4 महीने का ही फासला था, तो उन 4.5 महीनों में 70 लाख वोट कैसे बढ़ गए? मोटे तौर पर कहें तो एक हिमाचल प्रदेश के बराबर वोटर कैसे बढ़ गए? और शिरडी के एक बूथ एक बिल्डिंग में तो 7,000 वोटर बढ़ गए। क्या शिरडी में कोई बुर्ज खलीफा खड़ा हो गया 4 महीने में और सारे लोगों ने गृह प्रवेश उन्हीं 4 महीनों में उसमें कर लिया? खैर, इन सब बातों को हम एक तरफ रखते हैं और आज एक एक कर पड़ताल करते हैं कि यदि दक्षिण भारत के 5 राज्यों को छोड़ दिया जाए या जम्मू कश्मीर राजस्थान के अपवाद स्वर को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर इलाकों में जिसकी नौकरशाही उसकी सरकार, यानी चुनाव के वक्त जिसकी सरकार है वही जीत कर क्यों आ रहा है? कौन सा मैजिक है कि चुनाव के वक्त सत्ता हाथ में रखने के लिए लोग बेचैन होते हैं, पार्टियां और गठबंधन बेचैन होती है? कारण क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि धांधली रोकने के लिए करना जरूरी है ताकि चुनाव के वक्त सत्ता रहेगी तो कोई धांधली नहीं करेगा, और कुछ लोगों का मानना है कि धांधली करने के लिए जरूरी है ताकि चुनाव के वक्त सत्ता रहेगी तो धांधली भी की जा सकेगी। खैर, अब धांधली रोकना या धांधली करना मैं इसमें नहीं जा रहा, लेकिन उदाहरणों के साथ मैं इस पर आगे बढ़ना चाहता हूं कि आखिर हो कैसे रहा है। सबसे पहले आपको बताना जरूरी है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज जिसे कहते हैं, आईएएस और आईपीएस, जिनके हाथ में पूरी अपर ब्यूरोक्रेसी किसी राज्य की होती है, वो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों को यूपीएससी सेलेक्ट करके राज्यों को यानी अलग अलग कैडर में भेज देती है और फिर उनकी पूरी कमान होती है राज्य सरकारों के पास। ठीक इसी तरह लोअर ब्यूरोक्रेसी तो उन्हीं की है, वही सेलेक्ट करते हैं जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से चुने जाते हैं, एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, पटवारी रैंक के अधिकारी। तो ब्यूरोक्रेसी पर यानी नौकरशाही पर जिनकी कमान है वही बहुदलीय व्यवस्था आने के बावजूद लगातार रिपीट हो रहे हैं कुछ राज्यों में, या रिपीट होने के बेहद करीब पहुंच जा रहे हैं। तो ये चमत्कार कैसे हो रहा है? जरा इस चमत्कार को समझने के लिए कुछ राज्यों का उदाहरण हम लेते हैं। हाल के दिनों में झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी की सत्ता थी, वो जेल भी गए, नया मुख्यमंत्री बनाया, जेल से आते खुद मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बने, लेकिन कमान अपने हाथ में रखी, सत्ता जेएमएम के हाथ से छिटकने नहीं दी और जेएमएम दोबारा रिपीट हुई। महाराष्ट्र किस तरह से गुवाहाटी मॉडल से 2.5 साल पहले सरकार बनाई गई वो किसी ने से छिपा हुआ नहीं है, सबने देखा। और जब वो सरकार बनी, एनडीए की सरकार कही गई, उस सरकार में गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा और आज जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो होम मिनिस्टर थे। यानी महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी की पूरी कमान, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, सबकी कमान उनके हाथ में थी। महाराष्ट्र के चुनाव का जिक्र ही राहुल गांधी ने किया है। अब जरा तीसरे राज्य की तरफ चलते हैं। हरियाणा को लेकर भी तमाम सवाल उठे। महाराष्ट्र में तो कुछ गांव के लोगों ने मॉक पोल कराने की कोशिश की, जिसे प्रशासन ने सख्ती के साथ कुचल दिया, होने नहीं दिया। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के चुनावी नतीजे भी बहुत सारे लोगों के लिए गले से नहीं उतर रहे थे। हरियाणा में भी एनडीए यानी भाजपा की सरकार थी और फिर से भाजपा की सरकार वहां रिपीट हो गई। मतलब जिस प्रकार का रिपीटेशन, जिस प्रकार से सत्ता में पहले से बनी हुई पार्टी दोबारा सत्ता में आई, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा, इन तीनों राज्यों में
और इन तीनों राज्यों के पहले की स्थिति को भी जोड़कर देखें, कुछ सालों पहले की स्थिति को, तो ज्यादातर गैर दक्षिण भारतीय राज्य और इसके साथ राजस्थान और जम्मू कश्मीर के अपवाद को छोड़ दे तो अधिकांश राज्यों में होता हुआ दिखा है। कैसे हो रहा है और कैसे इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसे समझने के लिए उड़ीसा का उदाहरण देखा जाना जरूरी है। उड़ीसा में सभी जानते हैं कि बीजू जनता दल पिछले 24 साल से सत्ता में काबिज थी। वो लगातार जीत रही थी, ब्यूरोक्रेसी हर चुनाव में उसके पास रहती थी। लेकिन इस बार एक ब्यूरोक्रेट के हाथ में कथित तौर पर जो कमान चली गई थी पूरी बीजू जनता दल की, और कहा जाता है कि वो ब्यूरोक्रेट केंद्र के एक मंत्री का बेहद करीबी कथित तौर पर हुआ करता है, और वो ब्यूरोक्रेट नवीन पटनायक की पूरी सरकार को चला रहा था। और उस ब्यूरोक्रेट के रहते हुए जो नतीजा आया कि वोट प्रतिशत किसी को ज्यादा मिला, सीटें किसी को ज्यादा मिल गई, वो नतीजा भी लोगों को अचंभित करने वाला था। अगर थोड़ा बहुत का फर्क होता है तो समझ में आता है। जैसे मध्य प्रदेश में 2017 में हुआ था कि भाजपा को 2018 में भाजपा को वोट ज्यादा मिले थे, कांग्रेस को थोड़ी सी सीटें ज्यादा मिल गई थी। लेकिन उड़ीसा में यह उदाहरण बहुत बड़ा सामने आया। ठीक इसी तरीके से आप देखें मध्य प्रदेश का चुनाव, 2023 का चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में तमाम तरह की खबरें थी। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिपीट ही नहीं हुई, बल्कि पिछले बार से ज्यादा बड़े जनादेश के साथ आई। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। और अब दिल्ली के चुनाव पर लोगों की नजर है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। लेकिन दिल्ली के पहले जरा बिहार और बंगाल पर भी नजर डाल लेना जरूरी हो जाता है। बिहार और बंगाल में क्या हुआ था? बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी सत्ता में थी। सत्ता में रहते हुए 16 और 21 दोनों चुनाव हुए, दोनों में ममता बनर्जी ने बाजी मारी। वैसे बंगाल जल्दी सत्ता परिवर्तन करता नहीं है, तो उसे रवायत का हिस्सा मान सकते हैं कि 34 साल तो वहां पर, यानी लगातार 6 चुनाव तक मौका दिया था सीपीएम को, वाम मोर्चे को, तो ममता बनर्जी को भी तीसरी बार दे दिया। बिहार में आते हैं। बिहार में 2015 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन बनाया, 3/4 बहुमत हासिल किया, और चुनाव के पहले भी वो मुख्यमंत्री थे, चुनाव के बाद भी वो बने। ब्यूरोक्रेसी की कमान उनके हाथ में थी। अब देखें 2020 का चुनाव बिहार में, तब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ थे और गिरते पड़ते किसी तरह एनडीए फिर सत्ता में आ गई। एक सीट पर तो 12 मतों से फैसला हुआ। उत्तर प्रदेश के भी यही स्थिति। 2022 में अखिलेश यादव के गठबंधन को इतने वोट मिले जितने उनके बहुमत प्राप्त करने के वक्त यानी 2012 में भी नहीं मिले थे। तकरीबन 2012 में जो उन्हें 28% वोट मिले थे, 37% वोटों के साथ वो विपक्ष में बैठे 2022 में, जबकि 28% के साथ वो 12 में सरकार बना चुके थे। अब देखते हैं दिल्ली को लेकर। तो दिल्ली के बारे में आपको बता दें कि दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी की कमान अरविंद केजरीवाल के हाथ में कागजों पर ही कही जा सकती है। दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी की कमान लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र सरकार के हाथ में ही मोटे तौर पर मानी जानी चाहिए। दिल्ली राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी अपनी सीमित अधिकारों वाली विधानसभा है। दिल्ली में वरना कोई सोच सकता था अगर पूर्ण राज्य होता तो आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते कि वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, क्योंकि तब ब्यूरोक्रेसी की यानी नौकरशाही की कमान डीएम, एसपी, एसीपी, डीसीपी जो भी होते वो सब अरविंद केजरीवाल के अधीन होते। लेकिन उल्टा सत्ता में रहने के बावजूद आरोप उनके ऊपर ही नाम काटे जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उनके अधीन है। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार या उनके सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए अधिकारी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन है। सवाल यही है कि ये कौन सा मॉडल है जिस मॉडल में सत्ता जिसकी हो रही है ज्यादातर मौकों पर वही चुनाव जीत कर आ रहा है। इस मॉडल को समझना बड़ा मुश्किल है। आखिर कौन सा ऐसा करिश्मा है कि ज्यादातर मौकों पर अपवादों को छोड़ दे तो वही लोग जीत के आ रहे हैं जो पहले से सत्ता में है। कुछ लोग इसे लाभार्थी चेतना का नाम देते हैं कि कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, कोई लाड़की बहना योजना, किसान सम्मान निधि वगैरह वगैरह, कुछ लाभार्थी बना दिए जाते हैं, 200 यूनिट बिजली या इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन क्या वास्तविकता यही है? दरअसल राहुल गांधी ने आज जो सदन में मुद्दा उठाया, लोकसभा में मुद्दा उठाया, वो मुद्दा क्या था? उस मुद्दे के तहत यही कहा गया, राहुल गांधी ने यही बात कही
कि सबसे पहले जो 70 लाख वोट पड़े हैं उनकी लिस्ट कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की एनसीपी को देनी चाहिए कि ये वोटर कौन है, कहां से आए। समस्या का समाधान सिर्फ यही नहीं है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक ईगल टीम बनाई है जो इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस के किसी भी आरोप, चुनावी धांधलियों के किसी भी आरोप की जांच करेगी, स्थानीय स्तर से डेटा जुटाएगी। लेकिन बात अब डेटा और आटा से काफी ऊपर जा चुका है। बात दरअसल यह है कि आखिर क्या कारण है कि चुनाव के समय ब्यूरोक्रेसी अपने हाथ में रखने की होड़ मची हुई है। बिहार में भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को एनडीए में इसलिए रखा गया है, एनडीए में किसी भी कीमत पर इसलिए रखा जा रहा है ताकि बिहार में ब्यूरोक्रेसी की कमान अपने हाथ में रहे, और ब्यूरोक्रेसी की कमान अपने हाथ में रहेगी तो सत्ता नहीं फिसलेगी। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब ये नौकरशाही के पास कौन सा ऐसा मैजिक बुलेट है, क्या है नौकरशाही के पास, कौन सा ऐसा इन्फ्लुएंशियल या प्रभावशाली तरीका है जिससे वो जनता के मन मिजाज में ये बात बिठा देती है कि जो सत्ता में है वही आपका भला कर सकता है, लिहाजा अगली बार वही आएगा। ये मेरी समझ से परे है। और रही बात चुनाव कराने वाले आयोग की, राहुल गांधी ने सवाल उठाए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी उसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी उस सिलेक्शन पैनल का, 3 मेंबर के सिलेक्शन पैनल का हिस्सा होना था, जिससे कि चीफ जस्टिस को हटा दिया गया और सरकार के पक्ष में 2-1 का बहुमत कर दिया गया। सवाल दरअसल ये बेहद वाजिब सवाल है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल वो है जो आज राहुल गांधी ने नहीं उठाया। सवाल ये है कि पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के वक्त जब 1 सदस्यीय चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय चुनाव आयोग, 3 मेंबर कमेटी में बदला गया, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर के अधिकार तो दोनों चुनाव आयुक्तों को दे दिए गए, लेकिन रिमूवल प्रोसेस में वो अधिकार नहीं दिया गया। कैसे नहीं दिया गया? मुख्य चुनाव आयुक्त को तो यदि सरकार ने बना दिया तो आसानी से हटा नहीं सकते, फिर उसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास कराना होगा, तब वो हटाए जा सकते हैं। लेकिन बाकी दोनों चुनाव आयुक्त जो बनेंगे वो सरकार जब चाहे उन्हें हटा सकती है, अधिकार सीईसी के बराबर, लेकिन हटाने के मामले में सरकारी मुलाजिम जब चाहिए पद से दूसरी जगह भेज दिए जाएंगे। तो एक ये सवाल है जिस पर कि राहुल गांधी को सवाल उठाना चाहिए था, वो नहीं उठा पाए। अब सवाल यह उठता है कि ब्यूरोक्रेसी की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, नौकरशाही की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्यों चुनाव के वक्त नौकरशाही अपने हाथ में रखने की बात होती है? तो सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि चुनाव कराता कौन है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पास अपना कोई पैरेलल सिस्टम नहीं होता, कोई समानांतर व्यवस्था नहीं होती, बल्कि इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन राज्यों में जो व्यवस्था है, राज्यों में जो सिस्टम है, राज्यों के पास जो ब्यूरोक्रेसी है, उसी के सहारे काम करती है। मसलन जिलों के जो डीएम या डीसी होते हैं वही रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, वही निर्वाची पदाधिकारी होते हैं, वही चुनाव कंडक्ट कराते हैं, वही कैंडिडेट का नॉमिनेशन भी वो या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा लिया जाता है, और उन्हीं के द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा काउंटिंग के बाद सर्टिफिकेट पर साइन किया जाता है। वही तय करते हैं कि कौन सा बूथ सेंसिटिव है, कौन सा मोर सेंसिटिव है, अति संवेदनशील है। वही तय करते हैं कि बूथ पर पोलिंग पार्टी कैसे पहुंचेगी, वही तय करते हैं कि पोलिंग पार्टी और मशीनों की देखभाल कैसे होगी, और वही तय करते हैं कि इलेक्शन के समय कानून व्यवस्था और मशीन के अंदर की व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए, यानी अधिकतम सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स को अप्लाई किया जाना चाहिए। दिल्ली से तो एक गाइडलाइन आती है कि आपको ये काम करना है और ये काम हरगिज नहीं करना है, लेकिन उस गाइडलाइन को इंप्लीमेंट कराने के लिए जो व्यावहारिक क्षमता और अधिकार होते हैं वो उन्हीं के पास होते हैं। जिला स्तर की ब्यूरोक्रेसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की नौकरशाही, और वही इस चुनाव का, भारत के चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर औजार होता है। तो उस औजार को चुनाव के समय अपने कब्जे में रखने, अपने हाथ में रखने की जो पूरी कोशिशें हैं हर राजनीतिक दल करता है। और जब हर राजनीतिक दल यही कोशिश कर रहा है कि चुनाव के समय में अपने हाथ में रखा जाए, चाहे वो धांधली रोकने के लिए वो दावा करे या आरोप लगे उन पर कि धांधली करने के लिए कर रहे हैं,
इसको लेकर के सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, पारदर्शी व्यवस्था की तरफ इस देश को बढ़ना होगा, सिस्टम को बढ़ना होगा। लेकिन पारदर्शिता, आज की तारीख में अगर आपने पारदर्शिता की बात कर दी, ट्रांसपेरेंसी की बात कर दी, तो कुछ लोग आपको टुकड़े टुकड़े गैंग और खान मार्केट गैंग, हिंदू विरोधी, पता नहीं क्या क्या कहते हुए नजर आएंगे। लेकिन सिस्टम है, सिस्टम पर से किसी न किसी को तो सवाल उठाना पड़ेगा, किसी न किसी को तो पर्दा हटाने की दिशा में काम करना पड़ेगा। वरना पर्दा है, और ये पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, इसको लेकर आने वाले वक्त में खुलासा कब होगा ये तो नहीं पता। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी तरफ से ठहरे हुए पानी में पहला कंकड़ मारने की कोशिश जरूर की है। देखिए इसका क्या फलाफल आने वाले वक्त में निकलता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।